हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नॉवल शिक्षा। दोस्तों, बिहार स्पेशल के अंतर्गत हम लोग प्राचीन बिहार के इतिहास के संदर्भ में देख रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य तक देखा है, यानी सम्राट अशोक तक जो भी परिस्थितियां यहाँ पर मौजूद थी, इस संदर्भ में हम लोगों ने देखा है। आज हम लोग मौर्यों के बाद की अवस्था, जिसे उत्तर मौर्य काल अथवा मौर्योत्तर काल अथवा लेटर मौर्य पीरियड के नाम से हम लोग जानते हैं, इस अवस्था में आज हम लोग देखेंगे कि क्या स्थिति बिहार में थी। विशेष रूप से मौर्यों की सत्ता समाप्त होने के पश्चात किस राजवंश की सत्ता यहाँ कायम हुई, किस प्रकार हुई, और जो वंश यहाँ पर कायम हुए उनके द्वारा क्या कुछ किए गए। संक्षिप्त रूप में पूरी स्टोरी हम लोग समझेंगे। इसके पश्चात हम लोग प्रश्नों की ओर देखेंगे कि इस सेक्शन से कौन कौन से प्रश्न बन पाते हैं। ओके गाइज, तो चलिए, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नॉवल शिक्षा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले सम्राट अशोक के पश्चात क्या परिस्थितियां उस समय भारत में थी, उसे हम समझ लेते हैं। अशोक की मृत्यु हो जाती है 232 ईस्वी पूर्व में। 232 ईस्वी पूर्व में सम्राट अशोक की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के तत्काल बाद ही मौर्य साम्राज्य विघटन की ओर अग्रसर हो जाता है। उनकी मृत्यु के 50 वर्षों के अंदर अंदर ही मौर्य साम्राज्य समाप्त भी हो जाता है। वो साम्राज्य जो इस स्वरूप में मौजूद थे, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक, पूर्व में बंगाल की सीमा से लेकर पश्चिम में बलूचिस्तान तक, इस विशाल भूक्षेत्र पर मौर्यों ने जिस प्रकार कुशलता के साथ अशोक के समय तक शासन किए, अशोक की मृत्यु के पश्चात यह साम्राज्य तेजी से विघटन की ओर अग्रसर हुआ। तो उन परिस्थितियों को पहले हम लोग देखें कि घटनाएं क्या घटती हैं। अशोक की मृत्यु जब इस समय होती है तो इनके बाद पाटलिपुत्र में उनका पौत्र जो दशरथ है वो गद्दी पर आसीन होते हैं। दशरथ पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठता है, तो यहां पर जो शासक अशोक के पश्चात आते हैं तो वो है दशरथ। ठीक है, ये पूर्वी भारत में इनका अधिकार रहता है, लेकिन इसी समय यहां पर कश्मीर के अंतर्गत जालौक राजगद्दी संभाल लेते हैं। यानी अब साम्राज्य जो विघटन का शिकार हो रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग शासकों का नियंत्रण कायम होता चला जा रहा है। उत्तर पश्चिम का भूक्षेत्र जो सेल्यूकस ने उपहार के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को प्रदान किया था, अशोक की मौत के पश्चात पुनः ये जो इलाके हैं, उत्तर पश्चिमी भूक्षेत्र जो है, यवनों के अधिकार में ये चले जाते हैं। यवन यहाँ पर पुनः काबिज हो जाते हैं। यहाँ पर विंध्याचल पर्वत का श्रृंखला यहाँ पर मध्य प्रदेश के इलाके में मौजूद है। ये जो सेक्शन है, तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत विंध्याचल पर्वत के जो दक्षिणी हिस्से हैं, यहाँ पर सातवाहन, महाराष्ट्र के सेक्शन में यहां पर सातवाहनों का शासन कायम हो जाता है। अशोक ने अपने जीवन काल में जिस राज्य को लड़ने में हजारों लोगों का खून बहाया था, वो राज्य उनकी मृत्यु के पश्चात तत्काल ही स्वतंत्र हो जाता है, और वो राज्य है यहां पर कलिंग का राज्य। ये पुनः स्वतंत्र हो जाते हैं और यहां पर महामेघवाहन वंश स्थापित होता है। यही मेघवाहन वंश का शासक खारवेल था, जिसे हम लोग इतिहास में कलिंग नरेश खारवेल के नाम से जानते हैं। ये वंश यहां पर अशोक की मृत्यु के बाद ही स्थापित हो जाते हैं। फिर यहां पश्चिम क्षेत्र में गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाके में संप्रति जो अशोक के ही पौत्र माने जाते हैं, उनका अधिकार कायम हो गया। तो अब जो इलाके बचे हुए थे, यानी ये जो क्षेत्र हम देख रहे हैं, यही वो क्षेत्र था जो अब वास्तविक रूप में मगध के अधीन था, और यहीं पर दशरथ शासन कर रहे थे जो अशोक का पौत्र था। ये चीजें अशोक की मृत्यु की तत्काल बाद हमें दिखाई देती है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अशोक की मृत्यु के तत्काल बाद ही इस विशाल साम्राज्य का विघटन हो जा रहा है और छोटे छोटे क्षेत्रों में ये बट जा रहे हैं। दशरथ जिस समय गद्दी पर आसीन हुआ, उसने ये प्रयास अवश्य किए कि साम्राज्य को संभाले, किंतु उनके पश्चात हमें जो विवरण मिलते हैं कि बृहद्रथ जो कि इस वंश का अंतिम शासक था, वहां तक आते आते परिस्थितियां काफी विषम हो चुकी थी। मौर्यों के अंतिम शासक के रूप में हमें बृहद्रथ के उल्लेख मिलते। जिस समय बृहद्रथ गद्दी पर आसीन था, वो मौर्यों का राजा था, पाटलिपुत्र से शासन कर रहा था। उस समय तक परिस्थितियां काफी विषम हो चुकी थी, हालात काफी विषम हो चुके थे। उनके सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, जो ब्राह्मण थे। पुष्यमित्र शुंग ने अपने ही राजा, अपने ही शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी और राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार मौर्यों की सत्ता को सदा के लिए समाप्त कर दिया और यहां पर एक नए राजवंश शुंग वंश की स्थापना हुई और इस शुंग वंश के संस्थापक
पुष्यमित्र शुंग हैं। तो ये घटना घटी है 185 ईस्वी पूर्व में, यानी 232 ईस्वी पूर्व में अशोक की मौत होती है और 185 ईस्वी पूर्व में एक नए राजवंश शुंग वंश की स्थापना पाटलिपुत्र में हो जाती है। तो 50 वर्षों के अंदर अंदर पूरा मौर्य साम्राज्य समाप्त हो जाता है। जिसकी गरिमा, जिसकी प्रतिष्ठा इस पूरे इलाके में मौजूद थी, वो 50 वर्षों के अंदर ही धूल धूसरित हो जाती है। क्षेत्रीय राज्यों में यह विशाल साम्राज्य बट जाता है। तो पुष्यमित्र शुंग जब पाटलिपुत्र में शासन आरंभ किए तो उनकी समय की जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, आइए हम उसे देखते हैं। दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग द्वारा अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर गद्दी को प्राप्त करना एक ब्राह्मण प्रतिक्रिया मानी जाती थी। दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ब्राह्मण अथवा वैदिक धर्म और उनसे संबंधित कर्मकांडों से लोग उब चुके थे और वे विकल्प की तलाश में थे। तो ऐसे में ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म अस्तित्व में आते हैं और उनके फॉलोअर यानी उनके अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ती चली जाती है। यहां पर हम लोग देखते हैं कि उस समय से लेकर कई शासकों ने या तो जैन धर्म अथवा बौद्ध धर्म को अपनाया था और सामान्यतः जिन शासकों ने जिन धर्मों को अपनाया, जनता यानी प्रजा वैसे धर्मों को फॉलो करने लगी थी। तो ब्राह्मण के पश्चात वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय और वैश्य, ये दोनों वर्ग अथवा इन दोनों समुदाय के लोग बड़ी संख्या में वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म त्याग कर जैन अथवा बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहे थे। और ऐसे हालात में ब्राह्मणों के समक्ष एक चुनौती उत्पन्न हो चुकी थी कि वो अब ऐसे हालात से कैसे निपटे, ब्राह्मण धर्म को पुनर्स्थापित कैसे करें, क्योंकि उन्हें अवसर ही नहीं मिल रहे थे। जो भी शासक गद्दी नशीं हो रहे थे वो या तो जैन धर्म को अपना रहे थे या बौद्ध धर्म अपना रहे थे। अशोक भी बौद्ध धर्म अपनाने से पूर्व वैदिक धर्म को ही मानता था, लेकिन जब से उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया तो इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। तो हम क्या देख रहे हैं कि अशोक की मृत्यु के पश्चात जो विघटनकारी तत्व साम्राज्य में सक्रिय हो गए थे, कहा जा सकता है कि इस समय ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया बहुत व्यापक रूप से हमें देखने को मिलती है और अंततः अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर देते हैं। प्रश्न ये खड़ा होता है कि एक सेनापति ब्राह्मण वो कैसे था? तो स्वाभाविक है, मैंने मौर्यों के संबंध में बताया है आपसे कि इस काल में ब्राह्मण ही अपने व्यवसाय को बदल सकते थे, क्योंकि उनके समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो चुकी थी। क्योंकि पहले पूजा पाठ या अन्य विधियों से, धार्मिक अनुष्ठानों से उनकी आमदनी होती थी, उन्हें दान दक्षिणा मिला करते थे। लेकिन अब जब अधिसंख्य जनता बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हो चुकी थी, वैदिक धर्म के प्रति वो आकर्षण समाप्त हो चुका था, तो स्वाभाविक है ऐसे पुरोहितों का डिमांड समाज में नहीं थे, उन्हें दक्षिणा मिलनी मुश्किल हो गई थी, उनको रोजी रोटी अपना पेट पालना मुश्किल हो रहा था। तो ऐसे ही हालात में ब्राह्मणों ने अन्य पेशों को भी अपनाया था और इसी क्रम में संभव है कि पुष्यमित्र शुंग जो कि ब्राह्मण थे, उन्होंने सैन्य धर्म को अपनाया और सेना में शामिल हुए और अंततः वे उच्च पद पर आसीन हुए और सेनापति बन गए। और जब वो सेनापति बने तो उचित अवसर देखा और बृहद्रथ की हत्या करके खुद गद्दी हथिया ली। तो अब इस तरह पाटलिपुत्र में जब शुंग वंश की स्थापना हुई तो भारत में यह पहला ब्राह्मण वंश है। ध्यान रखिएगा, पहली बार भारत में ब्राह्मण वंश सत्ता में आते हैं तो वो पुष्यमित्र शुंग हैं, जब 185 ईस्वी पूर्व में उन्होंने बृहद्रथ की हत्या कर गद्दी हथियाई थी। तो पहली बार भारत में ब्राह्मण वंश की स्थापना कब होती है? तो 185 ईस्वी पूर्व में किसके द्वारा होती है? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा होती है। कैसे होती है? तो अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर वो गद्दी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, जब उन्होंने गद्दी हासिल कर ली तो उनका सबसे पहला प्रयास ये था कि ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना की जाए, ब्राह्मण धर्म को पुनः प्रतिष्ठा प्रदान की जाए। इसलिए जो प्रतिक्रिया यहां पर पुष्यमित्र शुंग के द्वारा देखने को मिलती है, वो कहा जाता है कि यह ब्राह्मण धर्म को पुनर्स्थापित करने का ही एक प्रयास था। तो पुष्यमित्र शुंग ने गद्दी पर आसीन होने के पश्चात 2 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाए थे। इसकी पुष्टि होती है अयोध्या में मिले अभिलेख से, जो धनदेव के अभिलेख है। इनके अभिलेख से इस बात की पुष्टि होती है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाए थे और इन यज्ञों के प्रधान पुरोहित पतंजलि थे, जिनकी प्रसिद्ध कृति टीका के रूप में महाभाष्य है। उन्होंने ही पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखी है, जो इसी काल की रचना है। दोस्तों, जिस समय पुष्यमित्र शुंग गद्दी पर आसीन हुए थे तो उसने पूरा प्रयास किया कि जो साम्राज्य है, जो उनके अधिकार क्षेत्र में इलाके हैं, उनकी रक्षा वे
कर सके, दृढ़ता पूर्वक कर सके, क्योंकि विघटनकारी तत्व प्रबल होते जा रहे थे और इस समय भी वही हालात थे। तो इसलिए पुष्यमित्र शुंग ने, ध्यान रखिएगा यहां पर बोर्ड पे भी देखते चले आप कि पुष्यमित्र शुंग जिसमें पाटलिपुत्र पर आसीन हुए तो उस समय इतना ही इलाका उनके अधिकार क्षेत्र में था, यानी ये मगध का राज्य यहां तक सिमट चुका था। तो ऐसी स्थिति में जो भी राज्य थे, जितने भी बड़े क्षेत्र थे, उनको संभाल कर रखना बेहद जरूरी थी। इसलिए पुष्यमित्र शुंग ने एक दूसरी राजधानी, ध्यान रखिएगा, एक दूसरी राजधानी पूर्वी मालवा में, मालवा जो मध्य प्रदेश का पठारी सेक्शन है, उसका जो पूर्वी सेक्शन है, यहां पर मालवा में उसने एक नई राजधानी बनाई जो थी विदिशा में, जिसको हम वेशनगर के नाम से भी जानते हैं। यह दूसरी राजधानी थी पुष्यमित्र शुंग की, जो उन्होंने विदिशा में स्थापित की। पाटलिपुत्र उनकी पहली राजधानी थी और अब विदिशा उनकी दूसरी राजधानी हुई। विदिशा पर पुष्यमित्र शुंग ने अपने पुत्र अग्निमित्र को वहां का उपराजा बनाया, उसे सारे अधिकार देकर वहां पर उन्हें नियुक्त किया था। इसके समय की एक महत्वपूर्ण घटना घटती है कि शुंगों का संघर्ष, चूंकि विदिशा जब उन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाई तो शुंगों का संघर्ष होता है। यहाँ पर जो विदर्भ का इलाका है, यानी महाराष्ट्र का जो पूर्वी सेक्शन है, विदर्भ का राज्य वहां पर मौजूद थे। विदर्भ के साथ शुंगों का संघर्ष होता है और इस संघर्ष की कहानी या इस संघर्ष के बारे में हमें विवरण कालिदास की कृति है मालविका अग्निमित्रम, जो एक नाट्य ग्रंथ है, कालिदास के द्वारा रची गई। तो नाम से ही ध्यान रखिएगा, मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम मुख्य रूप से इस कथानक के जो मुख्य पात्र है वो अग्निमित्र ही है। यही अग्निमित्र जो पुष्यमित्र शुंग के पुत्र हैं। यहाँ पर मालविका और अग्निमित्र के बीच पड़ने से संबंधित कथानक का विवरण है। दोस्तों, यहाँ पर जिन तथ्यों को आपने ध्यान रखना है उसमें सबसे पहला है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो वो बृहद्रथ थे। उनकी हत्या किसने की, तो उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। कब, 150 ईस्वी पूर्व में। मौर्य वंश का अंत कब होता है, तो 150 ईस्वी पूर्व में। 150 ईस्वी पूर्व में किस वंश की स्थापना होती है, तो वो शुंग वंश की स्थापना होती है। संस्थापक कौन थे, तो पुष्यमित्र शुंग थे। जब पुष्यमित्र शुंग गद्दी पर आसीन होते हैं तो महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा यज्ञ अश्वमेध यज्ञ का संचालन करते हैं और इन यज्ञों के प्रधान पुरोहित कौन थे, तो वो पतंजलि थे। इसके बारे में हमें कहां से प्रमाण मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं कि उन्होंने यज्ञ करवाए थे, तो वो अयोध्या अभिलेख है जो धनदेव के द्वारा जारी किया गया अभिलेख है। इसके अलावे पुष्यमित्र शुंग ने अपनी दूसरी राजधानी कहां स्थापित की थी, तो वो विदिशा मध्य प्रदेश में, जिसे हम वेशनगर के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा वेशनगर जब उन्होंने राजधानी बनाई तो वहां का उपराजा या प्रशासक किसे बनाया, तो अपने पुत्र अग्निमित्र को। इसके समय की एक महत्वपूर्ण घटना है विदर्भ के साथ युद्ध, कह सकते हैं मगध और विदर्भ के साथ युद्ध या पुष्यमित्र शुंग और विदर्भ के साथ युद्ध। इस युद्ध का जो विवरण है, इसके बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो कहां से मिलती है, तो वो कालिदास की रचना है मालविका अग्निमित्रम। उससे हमें इस युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। और मालविका अग्निमित्रम में जो कथानक है तो उसके मुख्य पात्र अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग के ही पुत्र हैं। दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग के समय की दूसरी प्रमुख घटना है भारत पर यवनों का आक्रमण। ये यवन डेमेट्रियस थे जिनके नेतृत्व में भारत पर आक्रमण हुआ था। इसकी पुष्टि हमें 3 स्रोतों से होती है। वो जो 3 स्रोत हैं उनमें पतंजलि का महाभाष्य, कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्रम और गार्गी की बेहद प्रसिद्ध कृति है गार्गी संहिता। तो ये 3 मुख्य स्रोत हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारत पर यवनों ने पुष्यमित्र शुंग के समय आक्रमण किया था और उस आक्रमण का नेतृत्व डेमेट्रियस ने किया था। तो इसके पश्चात हम लोग ये देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के कार्यकाल में 2 महत्वपूर्ण युद्ध, पहला विदर्भ और दूसरा यवनों के साथ होती है और दोनों ही युद्धों में ये विजयी होते हैं। दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग का जो पीरियड है वो 185 ईस्वी पूर्व से 149 ईस्वी पूर्व के बीच है। इस अवधि में
अन्य जो गतिविधियां इस समय संचालित होती है उनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पुष्यमित्र शुंग, चूंकि वो ब्राह्मण थे, इसलिए उन्हें बौद्ध धर्म का विरोधी माना गया। ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि जब वो पाटलिपुत्र की गद्दी पर आसीन हुआ तो पाटलिपुत्र में ही स्थित कुकुट्टाराम विहार को उसने 3 बार नष्ट करने का प्रयास किया और तीनों ही बार भयानक आकाशवाणी हुई, जिससे वो डर कर ऐसा नहीं कर सका, ऐसी बात कही जाती है। तो यह ध्यान रखना है कि ये कुकुट्टाराम विहार कहां पर थे, तो पाटलिपुत्र में ही थे, जिसे विनष्ट करने का प्रयास पुष्यमित्र शुंग ने किया था। चूंकि पहले ही मैंने बताया कि वो ब्राह्मण धर्म को आगे बढ़ाना चाहते थे, इसलिए बौद्ध धर्म के खिलाफ ऐसा उन्होंने संभव है किया हो। दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग का पीरियड 2 कार्यों के लिए याद की जाती है। इसी समय मनु ने अपनी प्रसिद्ध रचना मनुस्मृति लिखी, जिसके द्वारा भारत में वर्ण व्यवस्था की जटिलता को पूरी तरह स्थापित किया गया। और इसी समय पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर टीका लिखी, जो महाभाष्य के नाम से जानी जाती है। तो 2 चीजों को आप याद रखेंगे। पुष्यमित्र शुंग के समय में ही मनुस्मृति की रचना की गई, जिसके रचयिता मनु थे। इसी समय पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की, जो एक टीका के रूप में थी पाणिनि के अष्टाध्यायी पे। दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग के पश्चात कई शासक गद्दी पर आसीन हुए, किंतु वे अल्पकाल तक रहे, उनकी प्रसिद्धि अधिक नहीं थी। पुष्यमित्र शुंग के पश्चात जो सबसे महत्वपूर्ण शासक पाटलिपुत्र की गद्दी पर यानी मगध की गद्दी पर आसीन हुए, तो वो थे भागवत, जिसका एक अन्य नाम भागभद्र भी हमें मिलते हैं। तो भागभद्र अथवा भागवत के समय की एक प्रमुख घटना है कि इसी समय तक्षशिला के यवन शासक एंटियालकिडास थे, उसने अपना दूत शुंग दरबार में भेजा था और उस समय शासक थे भागवत, और वो जो राजदूत था वो था हेलियोडोरस। इस हेलियोडोरस ने यहां पर आकर भागवत धर्म स्वीकार कर लिया था, अंगीकार कर लिया था, और इसने दूसरी राजधानी जो शुंगों की थी विदिशा यानी बेशनगर, वहां पर इसी ने यानी हेलियोडोरस ने एक गरुड़ ध्वज की स्थापना करवाई थी। और उस गरुड़ ध्वज पर जो अभिलेख लिखे गए हैं, उसी अभिलेख में इस शासक का नाम भागभद्र हमें मिलता है, जो इस बात की भी पुष्टि करती है कि यवनों ने भागवत धर्म को स्वीकार किया था। दोस्तों, शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति अथवा देवभूमि थे। इन्हीं के अमात्य थे, मंत्री थे, जिनका नाम है वसुदेव। उसने ही यानी वसुदेव ने ही 75 ईस्वी पूर्व में अपने राजा यानी देवभूति की हत्या कर दी और राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। यानी शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति थे, उनकी हत्या उन्हीं के अमात्य वसुदेव ने की और राजगद्दी पर अधिकार कर एक नए राजवंश कण्व वंश की स्थापना की पाटलिपुत्र में यानी मगध में। पुराण के अनुसार कण्व वंश का शासन 75 ईस्वी पूर्व से 30 ईस्वी पूर्व तक रहा, यानी कुल 45 वर्षों तक ही कण्वों ने भारत में यानी मगध में शासन किया। और इस अवधि में 4 शासकों के नाम हमें मिलते हैं। तो जो 4 शासक कण्व वंश के थे, जिन्होंने यहां पर 45 वर्षों के दौरान शासन किया, वही शासक क्रमशः हैं। सबसे पहले वसुदेव, उनके पश्चात भूमिमित्र अथवा भूमित्र, तीसरे शासक थे नारायण और चौथे शासक सुशर्मन। इन 4 शासकों का ही विवरण हमें मिलते हैं। तो यहां पर आप क्रम को ध्यान में रखिएगा। इसका पतन कैसे हुआ इस संबंध में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कुछ स्रोतों में यह कहा गया है कि आंध्र सातवाहन वंश जो महाराष्ट्र के सेक्शन में मध्य भारत में मौजूद थे, यहां पर इन लोगों के द्वारा इनकी सत्ता समाप्त कर दी गई थी। ये विवरण कुछ स्रोतों में हमें मिलते हैं। दोस्तों, आज हम लोग शुंग और कण्व वंश के विषय में जो प्रमुख तथ्य थे उस पर हमने गौर किया। यहां पर एक तथ्य और याद रखिएगा कि कलिंग नरेश खारवेल का आक्रमण इसी वक्त मगध के क्षेत्र पर होते हैं। अंग और मगध के क्षेत्र पर वो आक्रमण करता है और यहां से कीमती उपहार लेकर वो कलिंग वापस लौटते हैं। तो आज हम लोगों ने शुंग वंश और कण्व वंश के विषय में जाना। इसके पश्चात नेक्स्ट सेशन में हम लोग जैन धर्म और उसके पश्चात बौद्ध धर्म के विषय में विस्तृत रूप से देखेंगे। दोस्तों, बिहार स्पेशल के अंतर्गत इतिहास से संबंधित ये सीरीज अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस अवश्य करें ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय।